मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ सिजोफ्रेनिया के बारे में, जिसे हम अपने समाज में भूत प्रेत का नाम देकर कई बार इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं और उस इग्नोरेंस का अंजाम ये होता है कि ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। पेशेंट की जो लाइफ है उसको ख़राब करने लगती है और उसके साथ में रहने वाले उसकी फैमिली को भी। और जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन का मतलब होता है ब्रेन, मतलब कि ब्रेन में स्प्लिट आ जाता है। सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसका सही समय पर इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट्स के लिए, उसके घर वालों के लिए और सोसाइटी के लिए भी। सिजोफ्रेनिया में ये जो बीमारी है धीरे धीरे डेवलप होती है और कई बार इसको डेवलप होने के लिए कई साल लग जाते हैं। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, पेशेंट के बिहेवियर में, काम करने के तरीके में, उसकी सोच में काफ़ी चेंजेस आ जाता है जो रियलिटी से हटकर होता है और पेशेंट ज़्यादातर इसमें विड्रॉवल या अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेता है। विड्रॉल का मतलब कि वो लोगों से कटने लगता है, चीज़ों से कटने लगता है, और अनरिस्पॉन्सिव मतलब कि कोई भी चीज़ आप बोलो तो उसका बराबर से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, एपिसोडिक सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि सिवियर सिम्टम्स आया, फिर उसके बाद वो चला गया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से आया, तो इस तरह से उसके एपिसोड्स में आता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, एक तो डिल्यूजन होता है, दूसरा हेलुसिनेशन होता है और तीसरा होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स। अब डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब एक फिक्स बिलीफ होता है जिससे पेशेंट पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है और वो उसी को सही मानने लगता है। फिर आप उसको कितना भी बताने की कोशिश करो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो आपकी बात से एग्री नहीं होता है। पेशेंट को डिल्यूजन होता है कि उसके आसपास में कोई है, उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके जो सराउंडिंग के जो लोग हैं वो उसके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या फिर उसके लिए अच्छा करने की कोशिश नहीं करते। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, सब मेरा बुरा ही चाहते हैं, कोई मेरा अच्छा नहीं चाहता है, और वो उसी नज़र से देखने लगता है और उसी को सही मानने लगता है। आप उसको कितना भी समझाओ कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पर्सन आपकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके खाने में पॉइजन मिलाकर दे दिया गया है ताकि उसका नुकसान हो जाए। उसका पीछा कर रहे हैं लोग। जनरली ये 20s की एज में चालू होता है। कोई उसको देख रहा है, उसके अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहा है ताकि उसका नुकसान हो जाए। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूटेड मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जहां पर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब लोग मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं, मेरा बुरा सोचते हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये पेशेंट को फील होता है और बहुत ज़्यादा फन तरीके से फील होता है। वो उसी को सही मानने लगता है। उसको कभी कभी ये भी लगता है कि कोई शक्तियां बहुत सारी है जो मुझसे बात कर रही है, जैसे कोई भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, कोई टीवी का एक्टर एक्ट्रेसेस है वो मुझसे बात कर रहे हैं, कोई सुपर नेचुरल शक्ति है जो मुझसे जुड़ी हुई है और मुझे मैसेज दे रही है। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, जहां पर आपके सेंसेस में प्रॉब्लम आने लगता है, सुनने में, देखने में या फिर स्मेल करने में, तो उसको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती है, अलग अलग तरीके की स्मेल आने लगती है। कई बार ये भी देखा गया कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि पीछे से मुझे कुछ आवाज आ रही है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तीसरा आता है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स वो होता है जहां पर पेशेंट विड्रॉवल
या फिर अनरेस्पॉन्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर लेता है। विड्रॉल का मतलब कि वो आपसे बात नहीं करेगा, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपनी कामकाज में ध्यान नहीं देगा, पूरे टाइम लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो अपने स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा उनका, या फिर जो ट्यूशंस नहीं जाना है, मतलब उनका रेगुलर का जो काम होता है ना वो करना बंद कर देते हैं। ऑफिस अगर कोई जा रहा है तो ऑफिस वो नहीं जाएगा, अचानक से ऑफिस जाना बंद कर देगा, लोगों से बात करना बंद कर देगा। अपने रिलेशंस में जो टाइम कम्युनिकेशन होता है या फिर जो रिलेशंस को चलाने के लिए जो हमारे अंदर एक्टिविटीज होती है वो सारी चीजें उसकी स्टॉप हो जाएगी। छोटी छोटी चीज पर चिढ़ना, गुस्सा, एग्रेशन, छोटी छोटी चीज में एग्रेशन, गुस्सा, और वो अगर आपने उसको प्रोवोक किया तो कई बार वो इतने हद तक चला जाता है कि वो या तो खुद को मारने लगेंगे या तो आपको मारने लगेंगे। और कई बार पेशेंट में मैंने ये देखा है कि वो चाकू लेकर भी आपको मारने के लिए चले आते हैं। तो मतलब ये जो पेशेंट होते हैं खुद के लिए भी हार्मफुल होते हैं और दूसरे के लिए भी हार्मफुल होते हैं। मेरे 3 पेशेंट्स की मैं आपको चीजें बताऊंगी ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। पहला पेशेंट मेरे पास एक ओल्ड लेडी पेशेंट आई थी जिनकी एज आई थिंक 78 ईयर्स की थी। आंटी को 4-5 साल पहले उन्होंने टैंक से पानी पिया था और वो पानी पल्यूटेड था, गंदा था, और उनके दिमाग में ये भ्रम था, ये डिल्यूजन था कि वो गंदा पानी पीने की वजह से मेरी बॉडी में कीड़े आ गए हैं और वो कीड़े मेरी बॉडी में घूमते रहते हैं, तो आप मेरे कीड़े को निकाल दो। दूसरी पेशेंट 8-9 साल का बच्चा, जो उसकी मम्मी जब ऑफिस जाती थी तो बच्चे को घर पर छोड़कर जाती थी, लेकिन अगर किसी चीज के लिए उसको अपोज किया गया, किसी चीज के लिए मना किया गया, तो वो चाकू लेकर उनको मारने के लिए आता था या खुद को मारने की कोशिश करता था। तो पेरेंट्स हमेशा डरे हुए रहते थे कि इस बच्चे को छोड़कर जाए या ना जाए, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। थर्ड पेशेंट जो 25-30 साल की एज में था, जो पूरे टाइम लेटा रहता था, कुछ काम नहीं करता था, उसकी मम्मी उसके लिए काम करके पैसे वगैरह लाती थी, लेकिन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये ज्यादा अगर कुछ बोला कि बेटा तू काम क्यों नहीं करता, तू ये कर, वो कर, तू शादी कर ले, तो इतना ज्यादा चिढ़ जाता था कि मारपीट करने लगता था, चीजें तोड़ फोड़ करने लगता था। मतलब वो आपकी जरा से भी चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाता था, मरने मारने पर आ जाता था। तो इस तरह के अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। उसको आप जितना आपके अंदर जानकारी होगी, जितना आप इस बीमारी के बारे में आपको नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से इस टाइप के पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं इतने सारे सेशंस ले रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सके। ये जो पेशेंट्स होते हैं खुद के लिए भी डेंजरस होते हैं, सोसाइटी के लिए भी डेंजरस होते हैं। ऐसे होता है एक नॉर्मली, लेकिन वो जो अच्छे नेचर का इंसान है, अपना कामकाज अच्छे से कर रहा है, ऑफिस वगैरह अच्छे से जा रहा है, ऑल ऑफ सडन उसके बिहेवियर में सब चेंजेस आने लगता है, तो लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, और उसको बाबा के पास, मौलवी के पास, यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं। ये सब करते 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 पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आपको अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आपको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना है। पहले रूल आउट करना है कि इसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, सचमुच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको होम्योपैथिक भी काफी हद तक हेल्प कर सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपके ब्रेन पर, आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर बहुत ज्यादा काम करती हैं, और पेशेंट का जो लाइफ है वो काफी बेटर हो सकता है। सिजोफ्रेनिक पेशेंट में मैं सिर्फ आपको होम्योपैथिक देने के लिए नहीं बोलूंगी, आप दोनों ट्रीटमेंट साथ में चालू रखिए, और टाइम टाइम पर साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर उस पर्सन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर किस लेवल का चेंजेस आ रहा है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि हम उसकी लाइफ को बेटर बना सके ताकि वो सही तरीके से अपना कामकाज कर सके, उसका जो रूटीन है वो अच्छे से फॉलो कर सके, उसका पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब ना हो, उसका फैमिली लाइफ जो है डिस्टर्ब ना हो, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर ये सब सिम्टम्स की वजह से उनके कामकाज में फर्क पड़ने लगता है, फिर ऐसा होता है
कि उनको जॉब में से निकाल दिया जाता है या उनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में देखा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या होते हैं इसके? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आता है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब ये होता है कि अगर फैमिली में किसी को सिजोफ्रेनिया की हिस्ट्री है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सेरोटीन, डोपामिन, ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में और माइंड में इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। तीसरा आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ हो बर्थ के टाइम, बर्थ के पहले, तो पेशेंट में सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग आता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कौन से लेवल का हो सकता है? रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स वगैरह हुआ है, या किसी का कोई झगड़ा हो गया है, किसी को घर से निकाल दिया गया है, ऑफिस से निकाल दिया गया है, या वालों ने उनका बाइकआउट कर दिया है, मेंटल, इमोशनल या फिर सेक्सुअल लेवल पर उनके साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये सिजोफ्रेनिया कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको इस तरह का स्ट्रेस फैक्टर्स है तो उनको सिजोफ्रेनिया होता ही है, नहीं, लेकिन सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कैनाबिस वगैरह या फिर कोकीन वगैरह जो ले रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।